हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने लास्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने SN1 रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग SN2 रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। ठीक है कि SN2 रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है मैकेनिज्म में SN1 रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। क्यों हम लोग SN2 रिएक्शंस बोलते हैं इन लोगों को। तो SN1 रिएक्शन में क्या था, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल था। तो पहले क्योंकि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है तो स्टेप 1 में क्या हो रहा था, हमारे जो हमारा CX बॉन्ड था, कार्बन हेलोजन बॉन्ड था, वो ब्रेक हो रहा था और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही थी। और सेकंड स्टेप में आके फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी। लेकिन SN2 रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता। तो देखो SN2 रिएक्शंस में अब हम जो न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, SN2 रिएक्शंस में हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि देखो अब SN2 रिएक्शन में रिएक्शन 2 स्टेप में नहीं होगी। पहले कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। अब यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, CX बॉन्ड टूटने से पहले ही वो आके अटैक करेगा और जैसे जैसे हमारा नया न्यूक्लियोफाइल का और कार्बन के बीच का बॉन्ड बनेगा वैसे वैसे कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। मतलब जो यहाँ पे रिएक्शन होगी ना वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। कैसे होगी देखो, इस रिएक्शन की अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूं तो सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है CH3X प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, C न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बन CH3 न्यूक्लियोफाइल। मतलब CX बॉन्ड टूट गया और उसकी जगह क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप में होती है। कैसे होती है देखो, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखो हमारे पास क्या है, CH3 है, ये X है। ठीक है, सपोज करते हैं ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन दोनों सेम प्लेन में है। एक हाइड्रोजन हमारे पास अबव द प्लेन है और एक हाइड्रोजन हम लोग मान लेते हैं बिलो द प्लेन है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो एक CX बॉन्ड के टूटने से पहले ही क्या होता है, ये क्या करता है, पीछे से आके अटैक करता है इस कार्बन पे। ठीक है, जैसे ही ये अटैक करेगा तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल का जो बीच का जो बॉन्ड है वो बनना शुरू हो जाएगा और कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये पीछे से ही क्यों अटैक कर रहा है, देखो अब यहाँ पे ये जो X है, क्योंकि ये बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, वहां पे क्या था, कार्बोकैटायन बन रहा था तो प्लेनर सिमेट्री थी, तो ये न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता था। लेकिन अभी यहाँ पे कार्बोकैटायन बना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये जो X है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा, तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल आगे से ही आएगा तो इसको तो रिपल्शन फील होगी क्योंकि ये भी एज X माइनस लीव कर रहा है यहाँ पे, और न्यूक्लियोफाइल भी एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन को देने के लिए आ रही है। तो इसीलिए वजह से ये न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा। और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड की बनने की स्टार्टिंग होगी और कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड का बनना ब्रेक होगा। मतलब कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये जो दोनों हाइड्रोजन है, अब ये दोनों हाइड्रोजन और ये हमारे ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये अब सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, ये अब सेम प्लेन में होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। वहां पे हमारा इंटरमीडिएट बन रहा था लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इंटरमीडिएट में और ट्रांजिशन स्टेट में डिफरेंस क्या होता है, इंटरमीडिएट ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें बॉन्ड टूट चुका होता है। ठीक है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड इधर से बन भी रहा है और बॉन्ड इधर से टूट भी रहा है, मतलब कंप्लीटली फॉर्म्ड या कंप्लीटली ब्रोकन बॉन्ड इसमें नहीं है। तो ऐसी स्पीशीज को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये एक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। मतलब कार्बन के जो चारों ओर है वो 5 हमारे पास ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ट्रांजिशन स्टेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, पहले जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आया तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना शुरू हो गया और कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूटना शुरू हो गया। तो इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, मतलब कि अब फाइनल क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, जहां से हेलोजन गया
जहां से हैलोजन गया उसकी ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आया। अब जो हमारे पास पहले वेज पे था वो डैश पे चला जाता है, और जो डैश पे होता है वो वेज पे चला जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसकी इन्वर्जन हो रही है। पहले जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसके जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उसकी इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगी। मतलब अगर ये पहले R था तो अब ये पहले S बनेगा। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन की इन्वर्जन हो जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अब हमारा बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग SN2 रिएक्शंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो, अब यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है, ठीक है, अगर मैं रिएक्शन के रेट की बात करूं तो यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है वो दोनों पे डिपेंड करेगा। वो इस अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि मैं रेट को कैसे लिख सकती हूँ, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 2। तो इसीलिए हम लोग इन रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है हमारे पास। ऐसी रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वैसे ही ये CX बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा और फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसकी जो सिमेट्री होगी वो इन्वर्टेड होगी, जिसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग SN2 रिएक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलते हैं। अब इस रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग वो देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, हमारा लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं यहाँ पे, तो जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए? वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि अगर वीक होता तो वो तो SN1 रिएक्शन दिखा देता, पहले कार्बोकैटायन बनता उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो डायरेक्ट ही जाके उस पर अटैक करेगा और साथ साथ ही मेरा कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मैं लिविंग ग्रुप की बात करूं, तो लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? ये एक वीक बेस होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। जितना मेरा लिविंग ग्रुप वीक बेस होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप क्या करता है? कार्बन हैलोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग जाता है। ठीक है, यानी कि लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना वो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा उतना वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अगर मेरे पास सपोज ये होता, ठीक है, मेरे पास दो तरीके के लिविंग ग्रुप, दो तरीके के हमारे पास रिएक्टेंट है, देखो इस तरीके से, वो बोलेगा बताओ कि इनमें से SN2 का रेट किसमें ज्यादा होगा। तो देखो हमारे पास ये सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है? लिविंग ग्रुप में है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जब ये नेगेटिव चार्ज को लेके निकलेगा तो मेरा जो लिविंग ग्रुप होगा वो ये होगा। ठीक है, और जब ये नेगेटिव चार्ज को लेके निकलेगा तो मेरा जो लिविंग ग्रुप होगा वो ये होगा। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू इससे स्टेबलाइज हो सकता है, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो दो तरीके पे रेजोनेंस शो कर सकता है। वो यहाँ पे भी शो कर सकता है और वो इस वाले पाई बॉन्ड के साथ भी शो कर सकता है। ऑल्दो एक टाइम पे तो एक ही से शो करेगा, लेकिन वो यहाँ पे दो तरीके से रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन ज्यादा है, यानी कि ये लिविंग ग्रुप जो है एक बेटर लिविंग ग्रुप है। और अगर मैं रेट की बात करूं तो इसके केस में SN2 का रेट जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था I माइनस Br माइनस Cl माइनस, I माइनस में नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा होगा, तो इसीलिए उसके केस में जो SN2 का रेट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पे SN2 का रेट जो है इसके केस में फास्टर है। तो यहाँ पे मैंने बात करी न्यूक्लियोफाइल के बारे में, लिविंग ग्रुप के बारे में। अब यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो कोई भी रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगी, सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगी और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इनके केसेस में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? SN1 रिएक्शंस के बारे में मैंने बोला था कि उसके केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पोलर क्या करेगा? CX बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, और प्रोटिक क्या करेगा? जो हमारा लिविंग ग्रुप है उसको स्टेबलाइज करके रखेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं बोलूं कि सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे कैसा होना चाहिए? वो एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, वो एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये रिएक्शन थी CH3X, ठीक है, इसमें मैंने क्या डाला? इसमें मैंने डाला NaCl।
सपोज यहाँ पे था CH3Br, ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे सपोज CH3Br ही था, ठीक है, तो मैंने इसमें क्या डाला, NaCl। अब यहाँ पे मुझे Cl माइनस फ्री चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सपोज CH3OH था या कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे Cl माइनस मुझे चाहिए फ्री, ठीक है, मैंने क्या डाला, NaCl। वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को पूरी तरीके से फ्री करना पड़ेगा ताकि ये न्यूक्लियोफाइल जल्दी से आए और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करके प्रोडक्ट बना दे, ठीक है। तो सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक इसलिए होना चाहिए, देखो पोलर तो आपको पता ही होगा, पोलर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस सॉल्वेंट का, उतनी ही जल्दी वो क्या करेगा, इस CX बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। और अप्रोटिक इसलिए होना चाहिए, देखो पोलर अप्रोटिक का एग्जांपल अगर मैं देखूं तो वो होता है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। अब देखो ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड क्या करेगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये जो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है ये क्या करेगा, इस Na+ को जो हमारा कैटायन है उसको पूरी तरीके से शील्ड करके रखेगा, मतलब उसको चारों तरफ से घेर लेगा। तो ये Na+ को तो इसलिए घेर लिया, और अगर इसने घेर लिया तो हमारा Cl- तो फ्री है। अब Cl- को यहाँ पे सॉल्वेट करने वाला कोई भी सॉल्वेंट नहीं है, मतलब कि हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो कैटायन को तो सॉल्वेट कर दे लेकिन वो एनायन को फ्री छोड़ दे, ताकि एनायन यानी कि न्यूक्लियोफाइल हमारा जल्दी से आके उस पर अटैक कर दे। तो ये जो DMSO है, जो हमारे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, वो इसी टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। ये क्या करेगा, Na+ को शील्ड कर लेगा, Na+ को यहाँ पे सॉल्वेट कर लेगा, जिसकी वजह से कैटायन सॉल्वेट हो गया लेकिन हमारा एनायन फ्री हो गया, ठीक है। इस एनायन को सॉल्वेट करने वाली यहाँ पे कोई भी स्पीशीज नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से अब सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, आप सोचोगे कि सल्फर पे जो थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो एनायन को सॉल्वेट कर सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CH3 दो बल्की ग्रुप लगे हैं ना, वो इस सल्फर के पॉजिटिव चार्ज को शील्ड कर लेते हैं, इस वजह से ये एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ढूंढते हैं। अप्रोटिक इसलिए ताकि वो कैटायन को सॉल्वेट कर दे और हमारे एनायन को यानी कि न्यूक्लियोफाइल को फ्री कर दे, ताकि वो जल्दी से आके इस पे अटैक कर दे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट के बारे में बात करी, लिविंग ग्रुप के बारे में बात करी, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करी। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने बोला कि हमें जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो रिएक्टेंट की इन्वर्टेड स्टीरियोकेमिस्ट्री का होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ CH3C3H7, ठीक है, यहाँ पे मेरा Cl है और यहाँ पे H है, मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, मैं इसमें HI डाल रही हूँ और बोल रही हूँ प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। अब देखो अगर Cl ऊपर की तरफ है तो आयोडीन नीचे की तरफ लगेगा जब सब्स्टिट्यूशन होगा, और ये H ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऊपर चला गया और क्लोरीन जहां से गया था उसके ऑपोजिट साइड पे मैंने अब ये न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, ठीक है। तो देखो अब देखो क्या इसकी दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्टेड है, चेक कर लेते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन से। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, RS कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को निकालने आती ही होगी, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी, फोर्थ इसकी। तो उस अकॉर्डिंग इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है, ठीक है। अगर मैं इसकी चेक करूं तो यहाँ पे फर्स्ट इसकी, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S है। यानी कि पहले रिएक्टेंट क्या था, R था, जब हमने इसमें HI ऐड किया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, S। यानी कि SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो रिएक्टेंट की इन्वर्टेड स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। SN1 में क्या था, हमें दो इनैंशोमेरिक पेयर्स मिल रहे थे, वो इक्वल प्रोपोर्शन में थे, यानी कि वहां पे क्या हो रहा था, रेसमाइजेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें इन्वर्टेड स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करी। अब हम लोग बात करते हैं रेट के बारे में, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा कि हमारे पास जब हमने मैकेनिज्म देखा तो मैकेनिज्म में हमारे पास एक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, ठीक है। हमारे पास 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, ठीक है। तो देखो अब ये जो कार्बन है उसके चारों ओर क्या है, 5 ग्रुप्स लगे हुए हैं।
वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो ट्रांजिशन स्टेट में पॉसिबल है, लेकिन अगर वो ग्रुप की बल्कीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो वो जो ट्रांजिशन स्टेट है अगर उसके चारों ओर बहुत बल्की ग्रुप्स लग जाए तो वो ट्रांजिशन स्टेट तो वैसे ही इतनी शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती है, वो वैसे ही इतनी अनस्टेबल होती है। अगर बल्की ग्रुप्स लग जाएंगे तो वो ट्रांजिशन स्टेट तो वैसे ही नहीं बनेगी, और अगर ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं बनेगी तो रिएक्शन कहाँ से होगी? यानी कि जितनी ज्यादा बल्कीनेस बढ़ेगी, जितनी ज्यादा बल्कीनेस बढ़ेगी हमारे पास रिएक्टेंट में, जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि रिएक्शन का रेट जो होता है, रिएक्शन का जो रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बल्कीनेस के। जितनी ज्यादा बल्कीनेस बढ़ेगी रिएक्टेंट में उतनी ही रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास हलाइड्स है, मेरे पास CH3X है, ठीक है, मिथाइल हलाइड है, मेरे पास प्राइमरी हलाइड है, मेरे पास सेकेंडरी हलाइड है, और मेरे पास टर्शरी हलाइड है। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा रेट किस में होगा? सबसे ज्यादा रेट होगा प्राइमरी में। क्यों? क्योंकि इसमें बाल्कीनेस सबसे कम है। देन होगा मेरे सबसे ज्यादा होगा मिथाइल में, देन प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन टर्शरी में। SN1 में उल्टा था, वहां हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग देखेंगे मतलब बल्कीनेस देखेंगे। जितनी बल्कीनेस बढ़ती जाएगी उतना रिएक्शन का रेट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेट के बारे में भी बात कर ली। अब देखो यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट के बारे में भी बात कर ली और रेट के बारे में भी बात कर ली। अब एक और चीज यहाँ पे, ऐसी रिएक्शन जो होती है SN2 रिएक्शन, ये स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो फिक्स्ड है, वो पीछे से ही आके अटैक करेगा। SN1 में क्या था? वो कहीं से भी अटैक कर रहा था, अबव द प्लेन भी और डाउन द प्लेन भी। तो वो रिएक्शन ना तो स्टीरियो स्पेसिफिक थी और ना ही स्टीरियो सिलेक्टिव थी। स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होती है? जब हमारे पास एक पर्टिकुलर इनैंथ्रोमर मेजर अमाउंट में बन रहा है, वहां दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट की जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर अमाउंट में होगा। इसलिए ऐसी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक भी होती है और ये स्टीरियो सिलेक्टिव भी होती है। तो ऐसी रिएक्शंस स्टीरियो स्पेसिफिक भी होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों होती है? क्योंकि पर्टिकुलर है, फिक्स्ड है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से आके ही अटैक करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टीरियो सिलेक्टिव भी होती है। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एक और बात, जो हमारे पास जो ब्रिज्ड सिस्टम्स होते हैं, लाइक अगर मुझसे पूछा जाए, ठीक है, कि बताओ ये हमारे पास दो कंपाउंड है, बताओ इन दोनों में SN2 का जो रेट है, वो किस में ज्यादा होगा? ठीक है, तो देखो जो ऐसे हमारे ब्रिज्ड कंपाउंड्स होते हैं ना, इनमें SN2 रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती और ना ही इनमें SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो अगर SN1 रिएक्शन होगी तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, अब कार्बोकैटायन का क्या मतलब है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन और प्लेनर मतलब 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। अब क्या यहाँ पे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो हाईली स्ट्रेन सिस्टम हो गया, जो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है वो तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बनेगा ही नहीं। अब मतलब कि इसमें SN1 रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब SN2 क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर SN2 पॉसिबल होगी इसमें, तो इसमें इन्वर्जन होगी, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है उसको बैक साइड से अटैक करना है। अब देखो यहाँ पे ये जो ब्रिज लगी हुई है ना, ये ब्रिज क्या करेगी? आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से आ ही नहीं सकता, यहाँ पे इन्वर्जन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे इन्वर्जन ना पॉसिबल होने की वजह से यहाँ पे SN2 रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होती। यानी कि SN2 का रेट किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा। चाहे हम इसमें कुछ डाल रहे हैं तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म का रेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। लाइक अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं PHCH2Cl, ठीक है, एक बार तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाटर, दूसरा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ KOH। तो अब हमें बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब वाटर अटैक करेगा तो भी हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा, PHCH2OH, सब्स्टिट्यूशन होगी। और जब एक्वस KOH में से OH माइनस अटैक करेगा तो भी हमारा प्रोडक्ट यही होगा, PHCH2OH।
ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, मैकेनिज्म में डिफरेंस आएगा। जो हमारा वाटर है ना, ये वाटर क्या है, एक वीक बेस है, और कहीं पे अगर हम लोग वीक बेस यूज करते हैं तो वहां पे SN1 रिएक्शन होती है, लेकिन जो हमारा ये एक्वस KOH है, OH माइनस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं तो वहां पे SN2 रिएक्शंस होती है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट तो सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है दोनों के मैकेनिज्म में। ठीक है, याद रखना कहीं पे भी वीक बेस होगा, कहीं पे भी वीक बेस हो, और यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन तो स्टेबल ही बनेगा। वैसे तो हम लोग सबस्ट्रेट को देख के पहचान सकते हैं, अगर प्राइमरी सबस्ट्रेट है तो हमारी SN2 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर टर्शरी है तो SN2 तो वहां पे हो ही नहीं सकता, वहां पे SN1 होगा। सेकेंडरी के केस में हमें पहचानना पड़ेगा, वो जब मैं आपको कंपेरिजन कराऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सेकेंडरी के केस में क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन भी बन सकता था और SN2 भी पॉसिबल थी। अगर मैं वीक बेस यूज करती तो मेरी SN1 होती, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रही हूं तो वहां पे मेरा SN2 रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग SN1 रिएक्शन को और SN2 रिएक्शन को कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो अब न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा। SN1 में वहां जो रेट था वो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट था, तो वो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ बढ़ा दूं या मैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, दो रिएक्शन दिए हो आपके पास, सबस्ट्रेट सेम हो, पहले में वो बोले कि मैं एक्वस KOH ले रही हूँ 1 मोलर, और दूसरे में वो बोले कि मैं एक्वस KOH ले रहा हूँ 2 मोलर, तो बताओ रेट किस में ज्यादा होगा? तो 2 मोलर वाले में रेट ज्यादा होगा, क्योंकि अब जो रेट है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको समझ आने चाहिए कि जो SN2 रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ दोनों पे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैंने SN2 रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग E1 रिएक्शंस एंड देन हम लोग E2 रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट रिएक्टेंट्स आ जाए और हमारे पास डिफरेंट कंडीशन आ जाए तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हमें SN1 लगानी है, SN2 लगानी है, E1 लगानी है या फिर E2 लगानी है। तो हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू उनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे डाउटनेट ऐप पे क्रैश कोर्स के जो वीडियोस है उनको देखते रहिए, और प्लीज उन्हें शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।